पहले लोकसभा जीते, फिर वो वहाँ की विधानसभा जीती। मतलब वो इलेक्शन शेड्यूल के हिसाब से ही दंगे भी शेड्यूल किए जाते हैं। बिल्कुल, तभी तो वहां तक आज पहुंचेगी। अब अगर पहले दिन ही, पहले चरण में ही पता चला कि बीजेपी की टेबलों पे कोई आदमी नहीं आ रहा, इनके जो वर्कर हैं सुनसान बैठे हुए हैं, तो उसका असर तो तीसरे वाले वर्कर को भी हो जाएगा। क्योंकि 3 तरह के वोटर होते हैं। एक तो कट्टर होते हैं, वो अपनी पार्टी को वोट देंगे। एक होते हैं फैन सिटर, जो देखते रहते हैं उचक उचक के कि किस खेमे में ज्यादा भीड़ है। जी। और वो जो है कहेंगे जी हम जहां भीड़ दिखेगी उसके साथ मिल जाएंगे। वो भेड़ चाल में चलने वाले होते हैं। तीसरे वोटर वो होते हैं जो वोट चाहे किसी को दें, जो जीत जाएगा बताएंगे जनाब आप ही को वोट दिया। आप ही को वोट दिया। ये सबसे ज्यादा होशियार होता है मेरे ख्याल से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। नया साल शुरू हो चुका है और इस साल में बहुत कुछ होने वाला है। अभी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश और 4 और स्टेट्स में इलेक्शन होंगे। इस बीच में बड़ी सियासी भगदड़ सी मची हुई है और वो ऐसी है कि मोदी जी और योगी जी ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं वो रैलियों में लोग नहीं पहुंच रहे। उससे बड़ा अजीब सदमे की सी हालत है। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है नए साल में और मोदी जी क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में जब उनका ओमिक्रॉन के बारे में एक स्पीच होने वाली थी तो खुद गोदी मीडिया को देखा था, जब वो डरे हुए थे कि नामालूम मोदी जी क्या ऐलान कर दें। इसलिए सरकार में, सरकार के अंदर, सरकार के बाहर किसी को कुछ पता नहीं होता कि मोदी जी कब क्या बोल देंगे। ऐसा कई बार अब से पहले भी हो चुका, नोटबंदी से लेकर के और आर्टिकल 370 और जो बंद हुआ था लॉकडाउन, वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, लोग अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या कुछ अटकल लगाई जा सकती है, क्या कुछ मोदी जी कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान है रविंद्र कुमार जी, जो वैसे तो वकील हैं लेकिन बहुत ही गैर मामूली किस्म की शख्सियत है, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि ये 2022 में क्या कुछ होने वाला है, मोदी जी से क्या उम्मीद की जाए, किन चीज़ों से नाउम्मीदी रखी जाए, मतलब वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, तो क्या कुछ होगा, क्या आपका अंदाज़ है, क्या अटकलें हैं? 2022 की अगर पूरी दुनिया में कोई आदमी सबसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है तो वो खुद नरेंद्र मोदी है। अच्छा। 2014 से आप उनका भाषण सुनिए, वो कहेंगे जब देश 2022 में आज़ादी के 75वें साल की जयंती मना रहा होगा, वर्षगांठ मना रहा होगा, तो फला फला काम हो जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, 6 करोड़ लोगों को जो है घर मिल जाएंगे और समझिए देश में जो है हर तरह से विकास की गंगा बहने लगेगी। तो लेते लेते आप देखिए कि 2022 में हिंदुस्तान आज पहुंच गया। जी। तो मोदी जी का एक सपना था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और उसके लिए उन्होंने डेट तय कर रखी थी, साल तय कर रखा था कि 1 जनवरी 2022 को भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो भारत, यानी कोई जैसे सर्टिफिकेट मिलने वाला हो कोई। हाँ, जैसे ISO जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक घोषणा की थी, आपको याद होगा, पहला भाषण जो था कि हम जो है हर थाने को ISO सर्टिफिकेट दिलाएंगे, हर मंत्रालय को ISO सर्टिफिकेट दिलाएंगे। याद है आपको? जी बिल्कुल। और जब मैंने उसकी खोज की तो ISO एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका दफ्तर जो था लखनऊ में था और एक इंटरनेशनल फोरम था, उसमें आप पैसे जमा करो $50 और वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते थे कि आप ISO फलाना फलाना कंपनी हो गई। अच्छा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री ऐसी बेहूदी बात कैसे कर सकता है। लेकिन तभी मुझे याद आया वो ISO तो नहीं है जो पहले ISI हुआ करता था? नहीं। IS कहते थे, वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो तो भारत सरकार का मान्यता प्राप्त है। ISO एक फ्रेज थी जिसको फेसबुक और अमेरिकन जो लॉबी है वो इस तरह चलाते थे कि आपको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। तो उसका तरीका था $50 जमा करो और आपको एक सर्टिफिकेट आया था। अच्छा। कि आप जो है पर्सन ऑफ द ईयर होगा। मतलब दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, पैसे लेने के लिए। हाँ, नहीं वो तो भाई $50 की हैसियत क्या है जब पूरी दुनिया कोई सर्टिफिकेट दिखा रहा हो।
तो वो एक था, तो मोदी जी ने कहा था ISO मिलेगा। लेकिन वो $50 वाले भी तो नहीं मिले शायद अभी तक। नहीं, वो थोड़े दिन चली दुकान, फिर बंद हो गई। जैसे उन्हें समझ आया, लोग खिल्ली उड़ाते थे कि अपना पैसा देकर अगर आप जो है डिग्री ले लो या एक सर्टिफिकेट ले लो तो उसका फायदा क्या। जी जी जी। तो मोदी जी ने तब कहा था कि ISO ले लो। ISO लेने के बाद कुछ थानों ने ले लिया, एक हबीबगंज एक्सप्रेस चलती थी उस ट्रेन ने ले लिया। और वो कहते थे ISO, जब ISO को असलियत पता चली तो सबने वो छुपा के रख दिए। तो वही बात मोदी जी अब 2022 में हमें ले आए हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जो है 2022 में मौजूद नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने हिंदुस्तान का इतिहास जो है 2014 से शुरू किया है। और 7 साल का इतिहास है हमारा। पहले का इतिहास तो फर्जी था। लोग गांधी को कहते हैं जी वो फलाना था, लोग नेहरू को पता नहीं ये क्या क्या गाली देते रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को इन्होंने घोषित कर दिया है कि वो फर्जी था, वो हमें भीख में मिली आज़ादी थी। तो आप देखिए कि ये इन लोगों ने जितनी गंदगी फैलाई थी उसमें इनको एक सपना था कि 2022 आएगा और फला बात हो जाएगी। लेकिन आप देखिए अपने घर के बाहर निकलेंगे तब भी सूरत हाल वही है, घर के अंदर भी सूरत हाल वही है। तो इसका मतलब कुछ नहीं बदला है, लेकिन साल बदलना था कैलेंडर में, वो बदल गया। अब एक बड़ी अजीब बात हम देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, ये सब एक ही काम में लगे हुए हैं दिन रात कि किसी तरह यूपी का चुनाव हम जीत जाएं। और यूपी का चुनाव जीतने के लिए इनकी भरसक कोशिश है कि हिंदू मुसलमान फसाद हो। आप देखिए अभी एक धर्म संसद हुई जो कि हरिद्वार में हुई, जिसमें बड़े बेहूदे से भाषण दिए गए और जिनकी गूंज कहीं वाशिंगटन में हुई, जिनकी गूंज फ्रांस में है, जिनकी गूंज टर्की में है, बिल्कुल, जिनके जिनके खिलाफ जो है पूरी र्यूटर लिखता है, AFP लिखता है, CNN लिखता है, जिसके खिलाफ जो है हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का जनमत ये मानता है कि हिंदुस्तान में आज के समय में मुसलमानों का जिंदा रहना एक आश्चर्य है। सही। और दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि मुसलमान जो है गुड़गांव में खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो हम उनको उस पर वो हर हफ्ते जो है हर महीने एक खबर बना लेते हैं। अरे साहब, एक गरीब आदमी जो सब्जी बेचने वाला है, वो सड़क के किनारे कहीं नमाज पढ़ता हुआ देखा गया, उसको हटाने में खुश हो रहे हैं कि वो यहाँ नमाज नहीं पढ़ेगा। समझे, उसके बाद आई कि वो चर्च में घुस गए। और अभी मैं देख रहा था कि चर्च में घुस के उन्होंने लोगों की पिटाई की, बोला कि जय श्री राम बोलो, कि तुम चर्च में हैं, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर ये बात जो है मन से आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर आप डंडा लेके कहो कि महात्मा गांधी की जय बोलो, तो वो महात्मा गांधी की भी बेइज्जती है और डंडे की भी बेइज्जती है, और जिसके दूसरे हाथ में डंडा है, जो डंडा लेके खड़ा है, उसकी भी बेइज्जती है। भाई बुनियादी तौर पर आज़ादी जो थी वो इसी बात की तो आज़ादी थी कि आप जिस मज़हब पे रहना चाहें, जो भी आपका मत हो, जिस तरह से भी हो, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। यहाँ फिर आज़ादी कहाँ रही? नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 इसी बारे में है। जी जी जी, कि आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ फेथ है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि हम जो है तानाशाह की तरह ही लोगों को अपनी बात से मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इनको ना तो अपनी जबान की ताकत पे यकीन है, ना अपने कहीं बात पर यकीन है, ना इनको लगता है कि हम किसी का मन बदल सकते हैं। ये जो है डंडे के यार हैं, तो डंडे की भाषा सब पे बोलते हैं। अब आप देखेंगे यूपी के चुनाव हो रहे हैं, तो पहले कह रहे थे कि 2022 में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब 5 ट्रिलियन से गिर के कहाँ गए कि 1 किलो आपको जो है तेल दे रहे हैं खाने का, जिसमें मोदी जी और योगी की फोटो छपी है, 1 किलो नमक दे रहे हैं, और GDP माइनस में है। नहीं, आप देखिए वो नमक जो दे रहे हैं उसको जब लोगों ने पानी में घोल कर देखा तो उसमें लाल बजरी और रेता मिला। अच्छा, नमक भी सही नहीं, यानी ये सरकार लोगों को नमक भी सप्लाई करने में ईमानदार नहीं है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि सॉल्ट हैज लॉस्ट इज सावर वेयर इट कैन बी सॉल्टेड, कि अगर नमक अगर नमकीन पना खो दे तो उसे कैसे नमकीन करोगे। सही, क्योंकि नमक जो है सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है और सबसे सस्ती भी है, सबसे सस्ती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और वो नमक अगर सरकार लोगों को सप्लाई कर रही है तो उसका मतलब लोगों की हैसियत इन्होंने ऐसी बना दी है कि वो नमक खरीदने की हैसियत में भी नहीं है। तो मैंने एक बीजेपी वाले से बात की कि भाई तुम ये नमक देने का क्या तरीका है। तो उसने बड़ी मुझे अजीब बात कही, कहता है हमारा नमक खाएंगे और हमसे नमक हरामी करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे तुम नमक हराम हो। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारा नमक खाएं और नमक हलाली करें।
जी, तो मैंने कहा जनता के पैसे के पसीने क्या जो नमक है, हाँ। जब पसीने में जो नमक होता है, हाँ। उससे जो कमाई जी। है, उससे सरकार को टैक्स मिलता है, तो सबसे बड़े नमक हराम तो तुम हो। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। देखिए, नमक हराम वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल से बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव एक बात है। ये संवेदनशीलता जिसमें हो वो नमक के बारे में इतना बारीकी से सोचता है, नहीं तो अक्सर तो नमक हराम ही हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो आपने बताया कि ये टैक्स से लोगों के पसीने से, भाई किसान का पसीना, मजदूर का पसीना, मेहनत कश का पसीना, उससे ही तो टैक्स लेते हो। बिल्कुल। और उससे टैक्स लेकर आप जो है उससे अपने, मोदी जी कहते हैं जी मैंने 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया, 12 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीद ली, मैंने जो है अपनी सुरक्षा पे जो है 1,300 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। तो ये पसीने की तो कमाई है। बिल्कुल। और उस पसीने की कमाई का हक नहीं देने वाले मोदी को आप क्या कहोगे? नमक हलाल कहोगे या नमक हराम कहोगे? मेरे जैसा आदमी तो कहेगा सारे जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, सारे जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, सारे जो विधान परिषदों में बैठे हैं, ये सारे के सारे जनता के पैसे के नमक को चाट कर उसके साथ नमक हरामी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। तो ये नमक हरामी, अब जो बात हम शुरू कर रहे थे वो की थी वो 2022 में मोदी जी क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद एक कोई मीडिया इवेंट कोई बनाई थी जिसमें कुछ बच्चों से बात की थी प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री से ने बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनोगे, तो उसने खुद कह दिया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो जब उसने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो बहुत ही मुस्कुरा करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए 2019 के चांस नहीं है, 2024 के बारे में आप सोच सकते हो। यानी उस वक्त में उनके जहन में कहीं ना कहीं कुछ प्लान है कि 2024 मेरी डाउनफॉल है, ख़त्म होगी। तो अब ये 2022 में हम आ गए, 2024 में अगर सरकार बदलनी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, और बहुत से लोग इस बात को कह भी रहे हैं, किसानों का हाल जो कुछ किया है उसके बाद नतीजा वही आने की उम्मीद है। तो इस 2 साल में मोदी जी और क्या क्या कुछ बेचेंगे या खरीदेंगे? ये चूंकि बेचने पे बहुत तेजी से इनका, देखिए मोदी जी ने तो ये वक्तव्य से कभी उन्होंने पीछा छोड़ा ही नहीं है कभी। हाँ। वो हमेशा कहते हैं मैं आय दुगनी कर दूंगा, और उन्होंने ये आय दुगनी कर दूंगा ये फार्मूला। सब घर के बर्तन बेच करके आमदनी थोड़ी बढ़ती है, ये घर के बर्तन बेचने वाली हालत। अरे वो आप नहीं समझे, मोदी जी के लिए देश उनका पेट है या उनकी जो संतान है वो अडानी और अंबानी है। वो ये कहते हैं हर बार कि अडानी की आमदनी दुगनी कर दूंगा और अडानी की दुगनी कर दूंगा। तो अडानी और अंबानी की आमदनी उन्होंने दुगनी की नहीं की, दुगनी नहीं तो सैकड़ों गुना कर दी। तो फिर मोदी जी तो अपने वचन के पक्के हैं। जी। ये बाकी लोगों को फालतू में गलतफहमी है 140 करोड़ लोगों के देश में। हाँ। कि हमें मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी जब भी किसी बात को संबोधित करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि ये समझिए मोदी जी जो भी बात बता रहे हैं, चाहे मन की बात हो या उनके मतलब की बात हो। अच्छा, तो मन की बात भी बहुत दिन से नहीं आ रही ना? नहीं आई थी। अच्छा, जिस दिन उन्होंने रात को कोई सुनता नहीं, सुनता नहीं। इन्होंने एक सिविक सेंटर जो है दिल्ली में है, कारपोरेशन का टाउन हॉल जिसे कहते हैं, रामलीला मैदान के पास, वो पूरा हॉल बुक किया। अच्छा। और उस हॉल में बीजेपी वालों को जबरदस्ती बंद करके सुनाया। अच्छा। क्योंकि वो भी नहीं सुनते। तो मोदी जी को यकीन था कि घर पे तो सुनते ही नहीं, तो इनको कम से कम शारीरिक शरीर के रूप में तो बैठा दो यहाँ, ताकि ये सुन तो ले। और सबने सुनी वहाँ बात। अच्छा। ये और बात है, वो हंसी ठट्टा करके चले गए क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि हम क्या करने के आए थे। जी। जैसे कई बार होता है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के मन की बात शुरू में लोग बहुत ही दिलचस्पी से सुनते थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये आदमी बहुत सीरियस है और देश के बारे में बहुत ही चिंतित है और हर बार कुछ ना कुछ कहना चाहता है, देश के लोगों को अपने प्लान बताना चाहता है। लेकिन अब इतनी दिलचस्पी कम हो गई और 2017 से और 2014 से 2022 तक हम आ गए, तकरीबन 8 साल हो गए। तो अब इतनी दिलचस्पी की कमी, मोदी जी का फ्यूचर, मोदी जी देश के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कहीं कोई गुंजाइश है, या सिर्फ 22 गुजरने पे फिर 24 का इंतजार ही रहेगा? देखिए मन की बात वो बोलते हैं रेडियो पे। हाँ। तो रेडियो एक वन साइडेड मीडियम है। हाँ। मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। हाँ, तो ऐसे मोदी जी को नहीं पता क्या। हाँ। लेकिन मोदी जी जनसभाएं तो करते हैं। हाँ। उन जनसभाओं में पहले भीड़ आती थी, दिखाते थे कि भीड़ जो है खंबे पे चढ़ गई, भीड़ जो है पेड़ पे चढ़ गई, भीड़ जो है इतने नारे लगा रही है। अब मोदी जी और योगी जी की सभा में भीड़ नहीं आती, सिर्फ कैमरा जो है मोदी योगी को ही दिखाता रहता है और ये नहीं दिखाता भीड़ है।
क्योंकि भीड़ अब आती नहीं। मोदी जी अपनी सभा में भीड़ ज़्यादा अपने स्पीच में भी बताते हुए, मुझे याद है शायद पटना का वाकया है, जब उन्होंने कहा कि जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट से यानी हेलीकॉप्टर से, तो मुझे दूर दूर तक लोग नज़र आ रहे थे और मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक पहुँचे होंगे अभी तक भी। तो ऐसी भीड़, खुद बताने वाला प्रधानमंत्री अब भीड़ को ढूंढता फिर रहा, आखिर क्या कुछ है। देखिए ऐसा है, जो एक कहानी है बचपन में हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, कि एक बच्चा था, वो जाके गांव के बाहर खड़ा हो जाता था पहाड़ी पे और कहता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो सारे गांव वाले लठ बल्लम लेके भागते थे भेड़िया को भगाने के लिए। तो जब वो पहुंचे तो वो लड़का बोला मैं तो मजाक कर रहा था, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं मजाक कर रहा था। तो वो चले गए। फिर दोबारा उसे कहा बचाओ बचाओ, इस बार तो वाकई भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। फिर गाँव वाले भागे। 3-4 बार ऐसे हुआ, तो एक बार असल में भेड़िया आ गया। तो वो लड़का बोला भेड़िया आया, भेड़िया आया, इस बार तो जरूर आ गया, मुझे खा जाएगा, रोने लगा। लेकिन गांव वाले कोई नहीं गए। जब गांव वाले बाद में अगले दिन गए तो पता लगा वो मरा हुआ था, क्योंकि भेड़िया उसे खा गया था। तो मोदी जी भेड़िया आया वाली बात इतनी बार कर चुके हैं। तो आप 24 में अगर किसी दिन आप ये कहना चाह रहे हैं 24 में भेड़िया आ जाएगा? भेड़िया आ जाएगा, भेड़िया तो 22 में ही आ जाएगा। अच्छा, आप 24 तक क्यों जा रहे हैं? अच्छा, आप 370 दिन यानी आप जोड़ो 730 दिन क्यों इंतजार करना चाहते हैं? भेड़िया तो आ चुका है। अच्छा, मोदी जी की सभाओं में लोग नहीं आते। आप देखिए प्रियंका वाड्रा ने ये कहा कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसने मैराथन शुरू कर दी। अब मैराथन जो शुरू की तो उससे क्या हुआ, झांसी में आप देखते हो, लखनऊ में देखते हो, शहर शहर में, छोटे छोटे शहरों में जवान लड़कियों ने, पढ़ी लिखी लड़कियों ने सड़क पर निकलकर दौड़ लगानी शुरू कर दी। तो वो नारा जो है एक तरह से उनका अपना अस्मिता का काम बन गया है। और जैसे कहीं खबर आती है कि भाई यहाँ रेप हुआ या लड़की से बलात्कार हुआ या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो पूरा शहर, पूरी लड़कियां बोलने लगी अब, जो चुप रहती थी यूपी की लड़कियां। तो लड़कियां तो सारी चली गई प्रियंका वाड्रा के साथ। अब वो उधर जो है समाजवादियों की जितनी भी भीड़ देखेंगे उसमें सारे नौजवान दिखेंगे। तो मैंने एक दिन सोचा रात को कि सारे जवान तो चले गए इधर और सारी महिलाएं जो है चली गई इधर, तो मोदी जी और योगी जी के पास कौन बचा? तो मोदी जी और योगी जी के पास जो है वो बचे हैं जो भगवाधारी कपड़े पहनते हैं। अब वो साधु संत जो हैं, लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया है। आपको बड़ी हैरानी होगी, मंदिर क्यों जाना बंद? बनारस हुआ, अयोध्या हुआ, दिल्ली हुआ, आधी जगह तो सरकार ने बंद कर दिया कि मंदिर खुले रहेंगे, कोरोना का ओमिक्रॉन आ रहा है तो आप अंदर नहीं घुस सकते। और वैसे भी लोगों ने जाना बंद कर दिया। जब मोदी जी गए थे तो अकेले गए थे। पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस दिन 3 दिन मोदी जी वहां रहे, काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वालों की संख्या, मैंने एक उनके वहां के महंत को सुना, वो कह रहा था लोगों ने मंदिर आना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है, लड़के और लड़कियां, वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए। और जागरूक होने के बाद अब मोदी जी के साधु संत हैं वो धर्म संसद में लग गए। वो हमेशा कहेंगे मार डालो, काट डालो, हम जो है हथियार ले लेंगे, हम गंडासे ले लेंगे, हम बंदूक चलाएंगे, हम तीर चलाएंगे, गांधी फलाना था, ढिमका था, हम किसी मुसलमान को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, उनका कत्ल कर देंगे। तो वो सारे जो है इस काम में लग गए। और इस सबका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी, योगी जी, जैसे अभी कल मोदी जी 2 दिन पहले और योगी जी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि काशी और वृंदावन का नंबर है। तो मैंने वृंदावन में कौन सा फसाद करना है? भाई वृंदावन तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मंदिर बने, कृष्ण वहाँ खेलते थे, वहाँ पर भी फसाद करने की सोच रहे हैं। वहाँ क्या है? वहाँ मुसलमान कहाँ है? जबान पे चढ़ा हुआ ना फसाद करना है। जहाँ वोट नहीं मिले हैं वहाँ ये कहेंगे फसाद कर दो। अभी इनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि पिछला चुनाव जो है मोदी जी इसलिए जीते क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। मुजफ्फरनगर पहला चरण होता है चुनाव का। 13 जनवरी को जो चुनाव डिक्लेयर होंगे उसका पहला चरण इलेक्शन का जहां वोट पड़ते हैं वो मुजफ्फरनगर वाला इलाका है। मुजफ्फरनगर के दंगे फैलते फैलते जो है गोरखपुर तक पहुंचे थे। तो ये जीत गए, पहले लोकसभा जीते, फिर वहां की विधानसभा जीती। मतलब वो इलेक्शन शेड्यूल के हिसाब से ही दंगे भी शेड्यूल किए जाते हैं। बिल्कुल, तभी तो वहां तक आज पहुंचेगी। अब अगर पहले दिन ही, पहले चरण में ही पता चला कि बीजेपी की टेबलों पे कोई आदमी नहीं आ रहा, इनके जो वर्कर हैं सुनसान बैठे हुए हैं, तो उसका असर तो तीसरे वाले वर्कर को भी हो जाएगा। क्योंकि 3 तरह के वोटर होते हैं। एक तो कट्टर होते हैं, वो अपनी पार्टी को वोट देंगे। एक होते हैं फैन सिटर, जो देखते रहते हैं उचक उचक के कि किस खेमे में ज्यादा भीड़ है। और वो जो है कहेंगे जी हम जहां भीड़ देंगे उसके साथ मिल जाएंगे। वो भेड़ चाल में चलने वाले होते हैं। तीसरे वोटर वो होते हैं जो वोट चाहे किसी को दें, जो जीत जाएगा बताएंगे जनाब आप ही को वोट दिया, आप ही को वोट दिया। ये सबसे ज्यादा होशियार होता है मेरे ख्याल से। तो ये जो 2 बाद वाले हैं, ये एकदम पैतरा बदलते हैं। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, 13 जनवरी को चुनाव आयोग ने जो कहा है मैं करूंगा,
तो करते ही सबसे पहले वोट पड़ेंगे पहले चरण के मुजफ्फरनगर में, हाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश जी, में, जी, जी। जो मथुरा तक जाती है। हाँ, हाँ, सही। तो इसीलिए मथुरा में दंगे करा लो, वृंदावन में दंगे करा लो, दंगे हो जाएं तो हो सकता है हमारा बेड़ा पार हो जाए। और उसी कड़ी में जो है ये चाहते हैं कि विपक्षी दलों को डराने के लिए हम सीबीआई का इस्तेमाल करें, हम जीएसटी का इस्तेमाल करें, हम इनकम टैक्स का इस्तेमाल करें। अब देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई, इनके अंदर कितनी घबराहट है कि इन्होंने तय किया कि हम जो है जैन के यहाँ, इत्र वाला जैन है उसके यहाँ जो है रेड मार दो। जीएसटी वालों को कहा कि आप रेड मार दो। मारनी रेड थी पुष्पराज जैन के, जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी भी रहा है। मार दी इन्होंने पीयूष जैन के, और पीयूष जैन के डाल दी। और 3 दिन तक जो है योगी जी कह रहे हैं देखो ये पीयूष जैन जो है ये समाजवादी पार्टी का लुटेरा है, इसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इसकी दीवारों से भी सोना झड़ रहा है। और मोदी जी ने भी यही बात कही। बाद में उन्हें किसी ने समझाया भले आदमी जैसे यमदूत होते हैं ना, कई बार गलती कर देते हैं। लेना लेके जाना होता है रामलाल को, ले जाते हैं वो श्यामलाल को। तो फिर वो रामलाल की जब लाश जा रही होती है तो रास्ते में रोक के वो कहते हैं भाई भूल सुधार कर लें, इसको जिंदा कर दो। और फिर बाद में जब वो लौट के आते हैं बोला बड़ा हाउस में श्यामलाल मर गया। तो यमदूतों से तो गलती हो सकती है कि एक मकान में 2 नाम के आदमी रह रहे हैं, वो गलत ले जाए। लेकिन इस देश में जीएसटी वाले भी, इनकम टैक्स वाले भी, यानी मुझे तो हंसी आती है कि ये कहीं कोई पढ़े लिखे अनपढ़ है या जाहिल है, गवार है, ये पहुंचना कहीं था, चिट्ठी और किसी के दिया है। तो इससे तो अपनी ही पार्टी का नुकसान हो गया। इतना पैसा जो आरबीआई में चला गया वो कहाँ से, वो फिर अपने वापस ही ले आएंगे? नहीं, तो इनकी पोल खुल गई, इनकी जगहसाई हो गई। और फिर उस खुन्नस को दूर करने के लिए जिसके यहाँ डालनी थी पुष्पराज जैन के, पम्मी जैन के, उसको भी रेट डाल दी। अच्छा अच्छा। तो और उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो ये समझिए कि भाई गलती जिसने की हो उसको तो थप्पड़ मारना समझ आता है, लेकिन गलती से मास्टर गलती से गलत आदमी को थप्पड़ मार दे और फिर बेचारे जिसकी गलती ना हो उसको भी थप्पड़ मार दे, तो ऐसे मास्टर को आप क्या कहेंगे? जाहिल, निकम्मा, बेवकूफ। तो देश की सत्ता में ये सारे जाहिल, निकम्मे, बेवकूफ इतने बैठे हैं क्योंकि मोदी जी ने क्या किया है, ये सारी जो एजेंसियां हैं इनमें सारे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लोग भर दिए हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का है, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले। ये क्या करते हैं, बचपन से इन्हें आदत होती है जैसे ही आएंगे रिश्वत लेना शुरू कर देंगे। अगर हिंदुस्तान में कोई एजेंसी सबसे ज्यादा रिश्वत लेती है तो आईआरएस लेती है, फिर आईपीएस वाले लेते हैं, फिर आईएएस लेते हैं। पहले आप सुनते होंगे कि सीबीआई ने रेड मारी, फलाने अधिकारियों को बंद कर दिया। पहले सीबीआई डेट तय करती थी कि 100 जगह हिंदुस्तान में आईएएस के छापे पड़े, आईपीएस के पड़े, आईआरएस के पड़े। 3 साल से मोदी जी ने ऐसा सर्व अधिकारी संभाव पैदा कर दिया है, किसी अफसर के रेड नहीं पड़ती। आपको याद होगा 2011 से 13 तक ये कमाऊ पूत तो नहीं है इनके? कमाई पूत नहीं, मोदी जी इन पे यकीन करते हैं। नहीं, ये क्या कमा करके, ये भी देखिए वो जो पार्टी फंड इकट्ठा होता है उसमें बहुत से तरीके होते हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं। क्या ये अफसर भी देने लगे हैं क्या? पार्टी अफसर देते हैं, अफसर इनके समर्थक हैं। हर पोस्टिंग के लिए पैसे देता है तो बाद में कमाने के लिए पैसे देता है। और इसलिए जो अफसर निकम्मा और बेईमान होगा वही तो आपकी बात मानेगा, कुत्ते की तरह आपका हुश तो तुरंत खुश हो जाएगा। नहीं तो आईआरएस वालों को शर्म आनी चाहिए, जीएसटी वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें पीयूष जैन के यहाँ छापा मारने के बाद अब तुम्हें जो पुष्पराज जैन याद आ गया क्योंकि रेड मार डालनी थी। यानी इतना निकम्मापन दुनिया में किसी भी देश की सरकार में नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, 11 से 13 तक पूरा मुल्क जो है सर पे उठा रखा था कि लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, लोकपाल आ जाएगा तो पता नहीं देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल समूल खत्म हो जाएगा। और आप देखिए कि 2013 में लोकपाल आ गया, लोकपाल का ऑफिस भी बन गया। पहले वो अशोक होटल में था, अब उसको जगह दे दिया आईएनए में, पूरा उसका भवन बन गया है, लोकपाल भवन। और उसके बाद वो इतना निकम्मा है आज उसकी खबर नहीं आती। मुझे तो लगता है ऐसी बिल्ली है जो चूहे पकड़ना तो दूर है, चूहों के साथ ही गलबाइयां करती रहती है। यानी लोकपाल जैसी निकम्मी संस्था के लिए पूरे देश को बदनाम किया। और हम देखते हैं लोकपाल की संस्था मर गई है, मिट गई है, कहीं गायब हो गई है, कहाँ खो गई है। और वो जो है किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती। तो शर्म आनी चाहिए हमें कि जिस बात के लिए आपने पूरे देश की सरकार को, पूरे देश की क्रेडिबिलिटी को जीरो किया 11 से 13 तक। और ये अरविंद केजरीवाल ये कहता था जी लोकपाल नहीं आया, हमारी सरकार बनेगी तो पहला बिल पास करूंगा जन लोकपाल का, दिल्ली की विधानसभा में, वो भी भूल गए। और ये पंजाब में जाके अब जो है भाव करता रहता है, लेकिन लोकपाल भूल गया। तो आप समझिए हालत बड़े नाजुक हैं। और हालत इतने नाजुक है कि योगी और मोदी को पता है इस बार हमें वोट नहीं मिलेगा। आईबी ने इनको जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा है कि 125 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की यूपी में नहीं आएगी। इसीलिए इस चक्कर में है कि पोस्ट इलेक्शन
हम कैसे लोगों को खरीदें फरोख्त करें, उनके लिए ये तैयार कर रहे हैं इनकम टैक्स को। अभी से तैयारी कर। आप एक चीज समझ लीजिए, जो आदमी चुनाव का पर्चा भरेगा, अगर वो समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है या किसी और विपक्षी दल का है, उसके खिलाफ इलेक्शन के दौरान ही इनकम टैक्स, जीएसटी, एनआईए, ईडी सब छापे मारेंगे। कहेंगे बेटा तू चुनाव बाद में लड़ियो, और छापे मारने का मकसद ये कि अगर वो गलती से जीत गया तो उसे कहेंगे हम तेरे को विधानसभा नहीं जाने देंगे, वहां हम तेरे को जेल भेजेंगे और या तू बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है, ये इनको पता चल गया है, और आने वाले समय में जनता तक ये जब बात पहुंचेगी जो मैं बता रहा हूं, तो जनता इनको 150 सीटें क्या, 125 सीटें क्या, मैं कहूँगा 25 सीटें भी नहीं देगी। अच्छा, मैं एक आखिर में एक सवाल करना चाहता हूँ। ये मैं समझता हूँ सब लोगों के जहन में, और थोड़ा सा रिलेटिवली सीरियस किस्म की बात है, वो ये कि जिस तरह से धर्म संसद में जो कुछ हुआ, और उससे पहले भी बहुत से वाक़यात हुए नफरत के, और दूसरी तरफ जिनको टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है अगर ऐसे हालात रहे। जो ये सब्र का पैमाना है, जो अभी तक बिल्कुल सब्र की बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब्र करते रहेंगे? क्या ये 2024 का इंतज़ार करेंगे? क्या नसीरुद्दीन शाह का जो डर है, खौफ है, वो कहीं आगे की तरफ बढ़ेगा? क्या कुछ है? क्योंकि ये बात अपनी जगह सही है कि वो फसाद कराना चाहते हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए, इस हद तक गिर जाएंगे कि महात्मा गांधी को भी ऐसा कहने लगेंगे, जो इंडिया की ईथो एक तरह से जो है, जो धर्मनिरपेक्ष जो रूह है देश की, उसको भी चोट पहुंचाने। तो ये सब्र का दामन कब तक पकड़े रहें? आप एक ऐसे जानकार और बेबाक बोलने वाले के तौर पर, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी, एक लीडर के तौर पर भी, आप क्या कहते हैं कि ये पहली बात तो ये कि क्या आपको उम्मीद थी कि इतना सब्र करेंगे? ये सब्र कहाँ तक चलेगा और देश को कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, एक कहावत है, 100 सुनार के एक लोहार के। तो सुनार क्या करता है? टक 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 करता रहता है। लोहार का थोड़ा धाड़ से मारता है, उसका कीमा निकाल देता है, जो भी समझा। सही। अब क्या है कि ये इन्होंने मुसलमानों में बहुत सारे अपने एजेंट छोड़े हुए थे। वसीम रिजवी जैसा एजेंट, वो दिन रात भौं करता रहता था। बिल्कुल। उधर जैसे MIM वाले थे, वो अपने करते रहते थे। मुसलमान ने एक रास्ता सही पकड़ा है, उससे पकड़ा है कि हम जब भी करते हैं, हम विरोध करते हैं, सड़क पे आके विरोध करते हैं, लाखों लोगों की रैली निकालते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि यूपी में चुनाव होते हैं तो 80 की 80 विधानसभा, 80 की 80 जो लोकसभा है, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम आ जाते हैं। इसी तरह सारी विधान परिषद और विधानसभा की सीटों में मुसलमान गायब हो जाते हैं। एक दो मुसलमानों को जरूर जिंदा रखने के लिए ये जरूर नमूने की तौर पे रखते हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत जो है मुसलमानों में भी नहीं है, हिंदुओं में भी नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी और नाम गिनाते रहो, वो बेकार के लोग हैं उनका, यानी वो समझो ना 3 में ना 13 में, वो फालतू के वो नवाब बन के घूमते रहते हैं। तो मुसलमान ने एक बात समझ ली है कि वक्त पे चोट करनी है, हंगामा नहीं करना। और आप देखिए वही बात जो है हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उन्होंने भी सीख ली है, दलितों ने सीख ली है। दलित अब हंगामा नहीं करते, दलित रैली नहीं निकालते। दलित इनका कचूमर निकालेंगे हथौड़ा मारकर, जिस दिन वोट देना है उस दिन इनको वोट नहीं देना। इनके साथ स्ट्रेटेजिकली आप ये तय कर लो कि हमें बीजेपी को नहीं जिताना, और बीजेपी को जो फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं उनको भी नहीं जिताना। तो अगर आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाए कि यह आदमी कर रहा है और अल्टीमेट इसका नतीजा ये होगा, तो जैसे हम कहते हैं महाभारत में कि अर्जुन की आंख कहाँ थी? मछली की आंख पे, तब उसे तीर मारा। तो असली चीज है चुनाव। चुनाव में इनको जितना आप जलील करोगे, जितना इनके खिलाफ चुप रह के अपना वोट की ताकत से इनको हराओगे, तब ये हारेंगे। और जब एक बार ये हार गए तो समझिए इनका हाल ये मिलेगा, ये सारे जो है दल बदलू की तरह कपड़े बदल के तुरंत कहेंगे जी हम तो कभी जनसंघ में रहे नहीं, हम कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, मोदी के जूतों को, मोदी के तस्वीर है उसको जूते पहना लेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये बहुत बड़ा सबक है जो लोगों ने खामोश रह करके एक तरह से एक दूसरे को दिया है, जो आप बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये रास्ता बहुत ही बेहतर है और देश की एकता बनी रहे, कोई झगड़ा फसाद हंगामा ना हो, इसी में देश की भलाई है। और ये जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश मुसलसल हो रही है, उसको दरगुजर करके, नज़रअंदाज करके
आगे बढ़ते रहें। और मैं समझता हूँ देश की भलाई के बारे में ही हमें आपको सभी को गौर करने की, समझने की और वक्त पर हथौड़े की चोट मारने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। हम आपको अपने दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और जो कुछ आपने कहा वो वाकई हमें आपको सब कुछ सीखने समझने के लिए बहुत काफ़ी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।